बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टैसिस के हवाले से बात की थी कि होम्योस्टैसिस क्या है और कौन से मैकेनिज़्म इसको मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि टॉपिक लिंक्ड है। होम्योस्टैसिस का ये मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस के बावजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब यहाँ पर मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है फिक्स करना, बल्कि इसका ये मतलब है कि एक बहुत ही लिटिल चेंज लाना, चेंज आ रही है उसको रेजिस्ट करना और एक टॉलरेबल नैरो रेंज तक उसको कंट्रोल करना। अब होम्योस्टैसिस का पर्पस भी यही है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको टॉलरेबल नैरो रेंज तक रखना। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है। ये कंट्रोल सिस्टम सेल के अंदर या सेल के बाहर जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है। याद रखें कि चेंजिंग्स हमारी बॉडी के अंदर भी हैं और हमारी बॉडी के बाहर भी हैं। हमारी बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नल चेंजिंग्स, जैसे कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आना, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी दो तरह की एनवायरनमेंट है, एक सेल के अंदर है, एक सेल के बाहर है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजिंग्स होती हैं उनको भी रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी, इंट्रासेलुलर को भी कर रही होती है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लक्चुएशंस हैं ये सेल के बाहर होते हैं, हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहेंगे और इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ये हो सकते हैं। ये फ्लूइड जो होता है ये ब्लड वेसल्स वगैरह लीक होती हैं जिससे फ्लूइड बाहर आ जाता है और सेल को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, जो ऑक्सीजन मिलती है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा जो वेस्ट किस्म के मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का रोल है। हमारी बॉडी की इंतहाई कोशिश होती है कि जो वाटर है, सोल्यूट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उस रेंज तक उसको रखना। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है या कमी है वो दोनों नुकसानदेह हो सकती है। एंजाइम्स, इसके अलावा आप देखें हार्मोन्स वगैरह भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपको याद हो पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से, तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, उसकी एक ख़ास क्वांटिटी हमें चाहिए। अगर वो क्वांटिटी नॉर्मल है तो फिर तो हमारी ग्रोथ नॉर्मल होती है। अगर उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाए, यानी अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक नॉर्मल से ज़्यादा, जिसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की क्वांटिटी जितनी रिक्वायर है उससे कम पैदा होती है तो हाइट कम रह जाती है, जिसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर इसकी जो प्रोडक्शन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की वो कभी ज़्यादा कभी कम, तो एक्रोमीगैली, जिसमें जो फिंगर्स होती हैं हाथ पाँव की वो लंबी हो जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी बॉडी जो होती है वो तमाम सेक्रीशंस को, तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करती है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब हमारी बॉडी में ये जो कंट्रोल सिस्टम है, दो तरह के कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं हम उनको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, और जो नॉन लिविंग में एग्जिस्ट करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब जो लिविंग या बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर का क्या काम है? रिसेप्टर का ये काम है कि जो भी चेंजिंग्स आती हैं एनवायरनमेंट में, आइदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, उसको डिटेक्ट करना और उसको डिटेक्ट करके मैसेज को कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना। ये कोऑर्डिनेटर कौन होता है? ये कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। और इफेक्टर्स क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। सपोज अगर अल्लाह ना करे आपको हनी बी ने काट लिया है तो आपने पेन फील किया। ये जो पेन फील हुआ है ये रिसेप्टर्स की वजह से है। पेन को फील करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं हम उनको नोकिसेप्टर्स, आगे उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है।
तो ये रिसेप्टर्स थे। अब रिसेप्टर आगे लिंक्ड होते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएंगे कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर फौरन इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। आप बेशक आंखें बंद करके बैठे हैं, अगर आपको जिस जगह पे हनी बी ने काटा आपका फौरन हाथ उधर जाएगा। तो ये जो आपके हाथ का, आपके बाजू का उधर जाना, ये आपका रेस्पॉन्स है। और रेस्पॉन्स किसने शो किया है? आपके बाजू ने, आपके हाथ ने। ये इफेक्टर्स हैं। इफेक्टर्स हमारी बॉडी में मसल्स, ग्लैंड्स, ये इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेटर होते हैं। इंटेंशनल जो हम काम करते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो अनइंटेंशनल होते हैं जिनको हम इनवॉलंटरी रिएक्शंस भी कहते हैं, जिस तरह इन केस ऑफ हनी बी का स्टिंग करना, ये आपका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी रिएक्शन है। तो इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड, आगे ये ब्रेन तक मैसेज जाएगा और ब्रेन भी उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के भी 3 पार्ट हैं: सेंसर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड ऑन एंड ऑफ सिस्टम। अक्सर हम घरों में कपड़े इस्त्री करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। होता ही है कि ख़ास उसकी एक थर्मोस्टेट की ख़ास कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो ही एक्सीड करेगा वो लाइट ऑफ हो जाती है। यानी एक लिमिट जब उसने क्रॉस की है तो फौरन सेंसर ने डिटेक्ट किया, और जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है उसने फौरन आगे रिस्पॉन्स शो किया। वो ऑन या ऑफ की शक्ल में होता है। अगर वो टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है बहुत ज़्यादा तो फौरन क्या होगा कि ऑफ हो जाएगी वो लाइट, लेकिन कुछ देर के बाद वो कूल डाउन हो जाती है और आप देखते हैं कि लाइट खुद ब खुद दोबारा ऑन हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी में जो ये तमाम सिस्टम होता है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है, ये जितने सिस्टम्स होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रेस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, कि चेंज को डिटेक्ट करना और इफेक्टर्स का रेस्पॉन्स शो करना। इफेक्टर्स रेस्पॉन्स उस वक्त तक शो नहीं करेंगे जब तक आपका कंट्रोल सिस्टम यानी कोऑर्डिनेटर सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको ऑर्डर नहीं देते। तो चेंज को डिटेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम तक जाना और कंट्रोल सिस्टम के ऑर्डर के नतीजे में इफेक्टर्स का रेस्पॉन्स शो करना, ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कि जब आपके इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स ओरिजिनल स्टिमुलस के नतीजे में इंक्रीज होता है, यानी जो स्टिमुलस आया है आपका रिस्पॉन्स भी वैसा हो, तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। सपोज इंजरी हो गई है। अब इंजरी के नतीजे में हमारी क्या कोशिश होती है कि फौरन हीलिंग हो जाए, फौरन जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाए। तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये हीलिंग का प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी की ख्वाहिश है कि ये फौरन हो। तो उसी के नतीजे में प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन एटसेट्रा तमाम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, और जितनी आपकी बॉडी हेल्दी है आपका हीलिंग का प्रोसेस उतना जल्दी होगा। अब ये जो रेस्पॉन्स है, यहाँ पर जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो पॉजिटिव है, हमारी बॉडी की इंटेंशंस के मुताबिक काम हो रहा है, ठीक है। और उसके नतीजे में प्लेटलेट्स एटसेट्रा वो तमाम जो है वो उसको उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो जाती। इसी तरह ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी की बर्थ होती है तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। इस कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स को एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। अब ऑक्सीटोसिन की जितनी प्रोडक्शन होगी, कंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी, यानी कि कंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो हो रहा है,
ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। उसके बाद हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देखें तो नेगेटिव अपोजिट सोचना, जब आपका रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आई है उसके अपोजिट हो। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आई है आपका रिस्पॉन्स उसके अपोजिट होगा तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल गर्मियों का मौसम है, समर सीजन स्टिल कंटिन्यू, तो देखते हैं कि जो ही अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई है, हमारी बॉडी का ऑप्टिमम 37 है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी एक सेट पॉइंट तक उसे रखना चाहती है, यानी ऑप्टिमम लेवल जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं उस तक वो रखना चाहती है। अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करे, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो रहा है, हमारी बॉडी उसको लोअर करेगी, यानी अप टू ऑप्टिमम लेवल। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये टेम्परेचर को नॉर्मल या नीचे कैसे लाया जाएगा, परस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी स्वेट ग्लैंड का एक्टिव हो जाना। उन स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिव होने से परस्पायरेशन होती है, और हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन परस्पायरेशन ये कूलिंग प्रोसेस होते हैं, जिससे टेम्परेचर जो होगा वो लोअर डाउन होगा और हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सकेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम लेवल पर जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जो ही टेम्परेचर या पीएच ऑप्टिमम लेवल से आगे पीछे होती हैं हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। और होम्योस्टेसिस का मकसद यही है कि तमाम चीज़ों को ऑप्टिमम लेवल तक रखना, तमाम चीज़ों को एक कंट्रोल में रखना, और ये डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से एक और एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, अगर शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है हमारी बॉडी में तो पेंक्रियाज इंसुलिन को एक्टिव करता है, वो उसको लोअर डाउन करेगा। हमें पता है कि ब्लड के अंदर 0.8% ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है, अब ये ज़्यादा होने लगे तो इंसुलिन आके कंट्रोल करेगा। अब देखिए ग्लूकागॉन की जो प्रोडक्शन होती है उसके नतीजे में ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इसके ज़्यादा होने से इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है वो इसको लोअर डाउन करना है, यानी पेंक्रियाज की शक्ल में आया है ना इंसुलिन का रिस्पॉन्स। तो अगर आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस के नतीजे में अपोजिट हो तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। याद रखिएगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये था आज का टॉपिक, होम्योस्टेसिस के हवाले से था कि इसका पर्पस क्या है, मेंटेन करना ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, उनमें कंट्रोल होता है। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की शक्ल में होता है। पॉजिटिव में जो चेंज आई है, जो स्टिमुलस है, उसके नतीजे में उसके मुताबिक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन अगर स्टिमुलस से अपोजिट रिस्पॉन्स हो तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखें। टॉपिक के अंदर कोई इशू हो तो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।